मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम चर्चा करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1325 तक शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की नींव डाली थी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने विद्रोही तथा अधीनस्थ राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की नीति अपनाई। तेलंगाना को दिल्ली राज्य में सम्मिलित किया। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर उसके द्वारा रखा गया। नहर निर्माण करने वाला वह प्रथम दिल्ली सुल्तान था। उसने भूमि मापन की वैज्ञानिक पद्धति को बंद कर दिया और उसकी जगह नस्क व कनकून प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के नाम से एक नया नगर भी बसाया। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया द्वारा यह कहा गया कि दिल्ली अभी दूर है। 1325 में दिल्ली के पास अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने से ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बना, जिसने 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद तुगलक का प्रारंभिक नाम जोना खां या उल्लू खां था। मोहम्मद तुगलक दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने व्यापक स्तर पर साहित्यिक एवं सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त की थी। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था। मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत 23 प्रांतों में बटा था। मोहम्मद तुगलक के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भी आया था। इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक पुस्तक लिखी गई। 1342 में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने उलमाओं के विशेषाधिकार को समाप्त किया, किंतु मध्यकालीन इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद शासक मोहम्मद तुगलक रहा। उसने अनेक योजनाएं बनाई, किंतु उसकी योजनाओं को उसकी प्रजा समझ नहीं सकी। साथ ही उसमें धैर्य का भी अभाव था। इसके कारण से उसके द्वारा बनाई गई योजनाएं जो थी वो असफल रही। यदि उसकी योजनाओं की हम चर्चा करें तो उसके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई उसमें दोआब में कर वृद्धि, दोआब का जो क्षेत्र था उसमें राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसने 5 या 10% कर वृद्धि की। वहीं बर्नी का मानना है कि कर की जो दर थी उसको 10 या 20 गुना बढ़ाया गया। राजस्व अधिक वो प्राप्त करना चाहता था। साथ ही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोआब क्षेत्र के जो लोग थे उनको वो नियंत्रित करना चाहता था। वहीं एक धारणा यह भी है कि दोआब का जो क्षेत्र है काफ़ी उत्पादक क्षेत्र था और वो वहाँ से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना चाहता था। जब उसने भू राजस्व की दर को बढ़ाया उसी समय वहाँ अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के कारण वहाँ के जो किसान थे बढ़ी हुई दर से भू राजस्व देने में सक्षम नहीं थे। किंतु राज्य के जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने कठोरता से भू राजस्व वसूल किया। कृषकों पर अत्याचार किए गए। तत्पश्चात वहाँ से कृषकों ने पलायन करना शुरू कर दिया। जब सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसने किसानों को कुछ राहत दी, किंतु अनेक किसान दोआब का क्षेत्र छोड़कर जा चुके थे। तत्पश्चात उसकी ये जो योजना थी वो असफल रही। 1326 में उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और दिल्ली की जगह दौलताबाद को उसने अपनी राजधानी घोषित किया। दिल्ली के लोगों को दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए। दिल्ली से दौलताबाद का जो रास्ता था बहुत लंबा था। अनेक कठिनाइयां प्रजा को उठानी पड़ी, किंतु उसका जो आदेश था उसको कठोरता से लागू किया गया। और अनेक इतिहासकारों ने ये कहा है कि दिल्ली शहर एक तरह से वीरान हो गया। वहाँ सिर्फ मकान और महल ही रहे, बिल्ली कुत्ता भी वहाँ नहीं रहा। दिल्ली के जो लोग थे उनको दौलताबाद
का जो प्राकृतिक परिवेश था वो अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ संतुष्ट नहीं हुए। तत्पश्चात उसने पुनः उस राजधानी को निरस्त कर दिया और दिल्ली को ही अपनी राजधानी घोषित किया। तो उसकी ये योजना भी असफल रही। तत्पश्चात 1329-30 में उसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। सांकेतिक मुद्रा के तहत तांबे के सिक्के चलाए गए और किंतु तांबे के जो सिक्के थे उनकी जो टकसाल थी उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहा और राज्य का नियंत्रण न होने के कारण लोगों ने घरों में जो बर्तन थे उन बर्तनों से भी सिक्के बना लिए। जब सुल्तान को ये बात चला कि जितने सिक्के जारी किए गए हैं उससे भी अधिक सिक्के बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो उसने सांकेतिक जो मुद्रा है उसको बंद कर दिया और आदेश दिया कि जो तांबे के सिक्के हैं उनको राजकोष में जमा कर लिया जाए और उसकी जगह चांदी के सिक्के लोगों को दिए जाए, जिससे राजकोष खाली हो गया और सांकेतिक मुद्रा की उसकी ये जो योजना थी वो भी असफल हो गई। तत्पश्चात 1337 में उसने खुरासान विजय की योजना बनाई। कुछ खुरासानी अमीर उसके दरबार में रहते थे और उन्होंने खुरासान को विजित करने के लिए सुल्तान को प्रेरित किया। उसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन किया। इन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दिया गया, किंतु यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वहाँ की बदल चुकी थी और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के कारण इस सेना को उसने भंग कर दिया, जिससे राज्य को बहुत अधिक आर्थिक हानि हुई और उसकी यह योजना भी असफल रही। तत्पश्चात 1337-38 में उसके द्वारा कराजल पर आक्रमण की एक योजना बनाई। कराजल राज्य जो था हिमालय की तराई में स्थित था। आधुनिक जो कुमाऊं जिला है वहाँ ये क्षेत्र स्थित था। तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर आक्रमण के अलग अलग कारण बताए गए हैं, किंतु इसमें इब्न बतूता का कथन अधिक सही प्रतीत होता है। इब्न बतूता के अनुसार इस क्षेत्र पर अधिकार करना सुल्तान की सीमांत नीति का एक भाग था, जिसका उद्देश्य उत्तर में किलेबंदी की श्रृंखला पूर्ण करना था। किंतु कराजल पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भतीजे खुसरो मलिक को भेजा और उसकी अधीनता में 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भी भेजी। खुसरो मलिक को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि उसे सैनिक कार्रवाई कहाँ तक करनी है, सेना को कहाँ रुकना है। खुसरो मलिक ने जीदा पर अधिकार कर लिया और सुल्तान ने उसको जीदा से आगे न बढ़ने का आदेश दिया, किंतु अपनी सफलता से उत्साहित होकर सुल्तान के आदेशों की परवाह न करते हुए उसने तिब्बत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। किंतु शीघ्र ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई और सेना में बीमारी फैल गई। वहीं पहाड़ी निवासियों ने विशाल पत्थरों की वर्षा भी सेना पर की और जिससे उसकी सेना नष्ट हो गई। इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 सैनिक ही बचकर दिल्ली लौट पाए। तत्पश्चात उसकी यह जो कराजल पर आक्रमण की योजना थी वो भी असफल रही। 1337 में ही उसने नगरकोट को विजित करने की योजना बनाई। नगरकोट का जो किला था वो पंजाब के कांगड़ा ज़िले में स्थित था, एक हिंदू राजा के अधिकार में था। अभी तक किसी भी मुस्लिम शासक ने उसे नहीं जीता था। जैसा कि बर्नी और आफीफ ने हमें बताया, आफीफ से जानकारी मिलती है, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं 1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, किंतु वहाँ के राजा द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए जाने पर किला उनको वापस लौटा दिया। तो उसकी यह जो योजना थी वो भी विशेष कारगर साबित नहीं हुई। आज बस इतना ही। थैंक्स।